मानव विकास का अर्थ है व्यक्ति को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वह अपने अवसरों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपागमों का सृजन कर सकें, और इस उपागमों का सृजन के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मानव विकास के उपागम एवं इसके मापन के सूचकांक। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का अध्याय 3। इस अध्याय 3 का अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक दूसरा। इस दूसरे टॉपिक में है कि मानव विकास के क्या क्या उपागम है, कि किस प्रकार से मानव विकास होता है और इसके सूचकांक, कैसे मापन विकास का मेजरमेंट किया जा सकता है और कैसे मानव विकास को मनुष्य से और अच्छे जीवन की अपेक्षा की जा सकती है, किससे, मापन से। नेक्स्ट, मानव विकास के विभिन्न उपागम। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। अपन मानव के उपागम को पढ़ते हैं, मानव विकास के, कि वह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि अपन ने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था, मानव विकास। मानव विकास क्या है? मानव विकास जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं या मानव के एक अच्छे जीवन के लिए जो भी कार्य जरूरी है वही है मानव विकास। इसमें सभी प्रकार के तत्वों का समावेश किया जा सकता है, जैसे कि सरकारी योजनाएं जो मानव के हित में है, मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला वह सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी जलवायु, अच्छा पहनावा, अच्छी संस्कृति, अच्छी सामाजिकता, अच्छी राजनीतिकता, जो मानव के लिए उसके जीवन को और बेहतर बना दे, वही क्या है, मानव विकास। जो मानव का विकास करे, मनुष्य के जीवन को और अधिक सशक्त बना दे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीकी। तकनीकी के माध्यम से ही मनुष्य को और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। और तकनीकी में भी सबसे अच्छा कारक है स्वस्थ, या कहो हेल्थ। जो देश जितना अधिक हेल्थ पर खर्च करेगा, या जिस देश की जीडीपी का सबसे अधिक हेल्थ पर खर्च किया जाएगा, वह देश उतना ही अधिक डेवलप्ड या विकसित होगा, और उस देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा ही उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि वर्तमान में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश है जापान। यहां पर लोगों की जीवन प्रत्याशा लगभग 75 से 80 एज है, और सबसे कम जीवन प्रत्याशा है, यहां देखा जाए, अफ्रीकन देशों की। इन देशों की जीवन प्रत्याशा है 40 वर्ष। अफ्रीका के लोग 40 वर्ष से अधिक नहीं जीते, जबकि जापान के लोग 70 से 80 वर्ष जीते हैं। इसका कारण है कि जापान ने तकनीकी के माध्यम से सबसे अधिक हेल्थ पर इन्वेस्ट किया, और अफ्रीकन देशों के पास तकनीकी बहुत कम थी। तो उन्होंने, जब तकनीकी नहीं रहेगी तो कैपिटल नहीं रहेगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वहां की 40 साल ही एज है अफ्रीकन देशों की। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण उपागम है आय, मतलब इनकम या कैपिटल। इसमें देखा जाए, यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अफ्रीका और एशिया के जापान देश का एग्जाम्पल, उसी प्रकार अपन इसको और समझते हैं कि यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। वर्तमान काल में जो भी आयात निर्यात किया जा सकता है या जो भी खरीदी बिक्री की जाती है, वह सब है मुद्रित रूप में की जाती है।
लेकिन वर्तमान समय से पहले की देखा जाए, यदि पास्ट टाइम की बात की जाए, तो यह विधि, तो यह उपागम में देखा जाए तो पहले यह वस्तु विनिमय के माध्यम से आय का अर्जन किया जा सकता है। वस्तु विनिमय का मतलब है कि जैसे यहां पर ए व्यक्ति है और यहां पर बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति के पास 1 किलो गेहूं है और बी व्यक्ति के पास 1 किलो चावल है। यदि ए व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है तो और बी व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है, तो बी से ए आधा किलो चावल ले लेगा और इसी प्रकार आधा किलो चावल ए बी को, आधा किलो गेहूं ए बी को दे देगा। तो मतलब कि यह व्यापार मुद्राओं में नहीं किया गया, जबकि यह व्यापार सिर्फ वस्तुओं में किया गया है। एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु को खरीदना ही, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। यहां पर बताया गया है कि यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इस आय को ही पहले वस्तु विनिमय का नाम दिया गया था। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है कि इसमें यह देखा जाता है कि मानव ने कितना लेन देन किया। यह लेन देन वर्तमान काल में पैसों के रूप में, या इसको अपन कह सकते हैं मुद्रा के रूप में परिवर्तित हो गया है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जितना अधिक पर कैपिटा इनकम होगी या जितने अधिक जिस देश की जीडीपी होगी, वहां का रहन सहन भी उतना ही अधिक होगा। जैसे कि यूरोपियन देश, एक तरफ एग्जांपल लेते हैं यूके का, यूनाइटेड किंगडम, एक तरफ एग्जांपल देखेंगे भारत का। यूके की पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम कम है। यदि यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी तो वह अपने उपभोग के लिए बहुत अधिक इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि यूके की पर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम यदि 2000 है, तो वहां पे भारत के व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बस 200 ही होगी। इसमें से यह 2000 में से यदि 1000 रुपए की अपनी जरूरत को पूरा करेगा तो इसके पास 1000 रुपए बचेगा। वह 1000 रुपए में से वह अपनी उपभोग की वस्तुएं या वह किसी म्यूचुअल फंड में कर देगा या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा 1000 रुपए। जबकि भारत जैसे देश की सिर्फ 200 रुपए ही इनकम है, जबकि इसकी आवश्यकता है 1000 रुपए की। तो यह लोन लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यही अंतर है एक विकसित देश में और एक विकासशील देश में। और यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश विकसित हैं, क्योंकि इनके पास पर कैपिटा इनकम अधिक है। इन्होंने 1850 में ही औद्योगिक क्रांति के माध्यम से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज की और इसी समय से इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत अधिक योगदान दिया, तो जिसके कारण इनके यहाँ की 80+ जनसंख्या शिक्षित है, जबकि भारत जैसे देशों की सिर्फ साक्षरता देखा जाए तो सिर्फ 70% ही है। और यह सब सरकारी आंकड़े हैं। यदि वर्तमान में कोई सैंपलिंग की जाए तो यह है और भी अधिक गिरकर 60 से 62% ही रहेगी। ये अपन देखते हैं कि किस प्रकार आय उपागम मानव विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण से मतलब क्या है? कल्याण से मतलब यह है कि मानव के जीवन में उसकी वस्तुएं या मानव जो भी विषय वस्तु का उपयोग कर रहा है वह उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। यही क्या है? कल्याण। कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके, मनुष्य का जीवन और बेहतर हो सके। यही क्या है? कल्याण। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार
कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह देखा, यदि इस कल्याण को भी दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक प्रकार से देखा जा सकता है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, और एक तरफ से देखा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में सरकार अपने ही धन से समस्त प्रजा का लालन पालन करती है, समस्त योजनाएं लागू करती हैं। जबकि विकसित देश में जो निजी कंपनियों के स्वामित्व के माध्यम से सरकारी योजनाएं या निजी योजनाएं लागू की जा सकती हैं, जो यहाँ पर ज्यादा सफल होती हैं। जबकि विकासशील देशों में जो योजना है वो ज्यादा सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार रहती है, जो कैपिटल रहती है, वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार, बहुत अधिक हाथों में रहती है। तो जैसे जैसे पैसा ऊपर से नीचे आता जाता है, पैसा घटता जाता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार अधिक होता है, जबकि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसकी बागडोर सिर्फ एक या दो व्यक्ति तक ही पहुंच रहती है। क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो लोगों को ज्यादा लालच की आवश्यकता ही नहीं रहती। जबकि इन विकासशील देशों में लालच की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। इसी कारण से अपन विकासशील और विकसित देशों में अपन यह देख सकते हैं कि किस प्रकार अंतर पाया जाता है। कल्याणकारी उपागम। नेक्स्ट उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब आवश्यकता से यहाँ अर्थ क्या है? आवश्यकता से अर्थ है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है। मनुष्य की सबसे पहले तीन मूलभूत आवश्यकता हैं। पहली आवश्यकता है रोटी, दूसरी आवश्यकता है कपड़ा, तीसरी आवश्यकता है मकान। यदि मनुष्य के पास सबसे मूलभूत आवश्यकता है रोटी, यदि मनुष्य के पास सबसे पहले रोटी ही नहीं होगी तो वह भूखा रहेगा और मर जाएगा। यदि मनुष्य ने रोटी की व्यवस्था कर ली तो उसके पास उसको पहनने के लिए मकान चाहिए, मकान के बाद उसको चाहिए कपड़े, चाहिए कपड़े के बाद चाहिए उसको मकान। इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद चौथी आवश्यकता आती है शिक्षा, पांचवी आवश्यकता आती है स्वस्थ, और छठवीं आवश्यकता आती है रोजगार। यहां पर इनसे भी मूलभूत आवश्यकता स्वस्थ को माना जाए। जो देश सबसे मूलभूत आवश्यकता स्वस्थ को माना जा सकता है। जो देश जितने भी अधिक स्वस्थ पर खर्च करता है, उस देश की उतनी ही अधिक जीवन प्रत्याशा रहती है। इसी प्रकार अपन ये देखते हैं, इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें न्यूनतम 6 आवश्यकताओं, जैसे कि मैंने 3 मूलभूत आवश्यकता बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा के बाद है स्वच्छता, और अगला है स्वस्थ। यह सेकेंडरी है, लेकिन प्राथमिक है रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे कि भोजन, इसी के साथ आ जाएगी जल आपूर्ति और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों को के प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। इसमें यह कहा गया कि सबसे अधिक किसी भी देश को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यदि उस देश में शिक्षा का स्तर बहुत कम है तो वह देश आगे विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे कि अफ्रीकन देश, यहाँ पर सबसे मेन रीजन ही आ जाता है तकनीकी। यहाँ पर तकनीकी का स्तर ही बहुत कम है। तकनीकी का स्तर कम होने के कारण स्वस्थ सुविधा ही कम है। जब बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो क्या पढ़ेगा, क्या स्कूल जाएगा। इसी प्रकार भोजन भी ऐसा होना चाहिए जिससे एनर्जी मिले, जो मनुष्य के जीवन को एनर्जी दे, इस प्रकार का भोजन। जलापूर्ति, जलापूर्ति से तात्पर्य है कि जल कितना स्वच्छ है। यदि जल अच्छा नहीं होगा, यदि गंदगी होगी तो मनुष्य बीमार पड़ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी।
अब जल स्वच्छ कब होगा? जब तकनीकी होगी। तकनीकी अच्छी होगी तो जल अच्छा होगा, जल अच्छा होगा तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। वो ही दो चीजें हैं, एक तकनीकी एक स्वस्थ। ये दोनों ही महत्वपूर्ण कारक है जिससे मनुष्य आगे का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वच्छता, वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि वातावरण को स्वच्छ करना। स्वच्छता ही मनुष्य के विकल्पों को और खोल सकता है। यदि मनुष्य स्वस्थ है, यदि मनुष्य के पास स्वच्छता है, तो ही मनुष्य आगे का विकास कर सकता है, अन्यथा वह नहीं कर सकता। इसी प्रकार इसकी मूलभूत आवश्यकता है स्वास्थ्य, जिसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। आवास, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मकान की पहचान की गई थी। इनमें मानव के विकल्पों की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है क्षमता उपागम। क्षमता से अर्थ क्या है? यहाँ क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इसका मतलब यह है कि अमर्त्य सेन ने इसको 2 भागों में विभाजित किया। एक तो होते हैं खनिज और दूसरे होते हैं संसाधन। अब संसाधन की परिभाषा क्या है? अमर्त्य सेन ने कहा कि संसाधन वह है जो मानव के लिए उपयोग में हो सके, वही सिर्फ संसाधन है। और जो मानव के लिए उपयोगी नहीं, वह संसाधन नहीं है। जैसे कि वर्तमान में कृष्णा कावेरी डेल्टा में गैस की खोज की गई, प्राकृतिक गैस की खोज की गई, लेकिन वह मानव के लिए अभी उपयोगी नहीं है, इसलिए वह सिर्फ एक खनिज है, उसको अपन संसाधन नहीं कह सकते। इसी प्रकार से इस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना, कि मानव किस प्रकार अपनी तकनीकी के माध्यम से वहां पर उन नई क्षेत्रों की खोज करके उस संसाधन का दोहन कर सके। इसी दोहन आगे बढ़ना मानव विकास की कुंजी है। मतलब तकनीकी विवेक बुद्धि के माध्यम से नए नए क्षेत्रों की खोज करना और उस नए क्षेत्रों को अपने उपयोग के लिए किस प्रकार से लिया जा सकता है, यही क्या है? यही है क्षमता उपागम, कि मानव अपनी बुद्धि विकास से किस प्रकार के संसाधनों को खोजे और उस संसाधनों को इस प्रकार से दोहन करे कि सतत पोषक तरीके से, यानी मतलब वर्तमान की पीढ़ी तो उपयोग कर ही रही, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इस प्रकार संसाधनों का उपयोग करना ही विकास की कुंजी है। यदि इस प्रकार विकास किया जाए तभी विकास सफल रहेगा, अन्यथा कुछ ही समय में विकास नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि विकास कोई एक कारक नहीं है, विकास एक चर है और उस पर विभिन्न प्रकार के आश्रित चर निर्भर हैं। इस प्रकार अपन विकास की परिभाषा को समझ सकते हैं। अगला, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? अब अपन को मानव विकास क्यों करना है? क्योंकि मानव की जीवन की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर किया जा सके। अब मानव की जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार बेहतर की जा सकती है? मानव जीवन की गुणवत्ता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अच्छी देखभाल, इससे पूरी की जा सकती, इसलिए है आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अभी अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। वही देखा जाए कि मानव विकास से राष्ट्रीय आय जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि की जा सकती है। अब यह वृद्धि कैसे की जा सकती है? अब वृद्धि ऐसे की जा सकती है कि मनुष्य
नए क्षेत्रों की खोज करे और नए क्षेत्रों की खोज करके उन संसाधनों का दोहन करे और उन संसाधनों का दोहन इस प्रकार करे कि भविष्य की पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। यही क्या है, यही किसी देश के लिए आर्थिक विकास है। जब मनुष्य उस संसाधनों की खोज करेगा और उसकी अच्छी तरीके से उपयोग करेगा तो उसकी खुद की भी इनकम बढ़ेगी। ये है, प्रति व्यक्ति है उसकी खुद की तो इनकम बढ़ेगी, साथ ही वह देश में भी संसाधनों में योगदान देगा तो वह देश की भी इनकम, जीडीपी को भी बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि के माध्यम से किसी भी देश और अपने लिए हित का कार्य कर सकता है। इसका पहला पॉइंट ये है। इसका दूसरा पॉइंट है, यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति और वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग हो सकता है। यहां पर भी वही बात आ गई कि कुशल, स्किल लेबर से मतलब क्या है? स्किल लेबर से मतलब है कि वह तकनीकी माध्यम से अच्छे कुशल हो। किसी भी देश में यदि तकनीकी अच्छी होगी तो स्वाभाविक है उस देश की पर कैपिटा इनकम एवं उस देश की जीडीपी भी अधिक होगी, क्योंकि वह प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन कर सकेंगे। जैसे कि मैंने वही एग्जांपल बताया कि जैसे कि अमेरिका जैसे देश जहां पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बहुत अधिक है, क्योंकि उनके पास स्किल लेबर है, उनके पास तकनीकी बहुत अधिक है। इसी प्रकार अपन अफ्रीका कुछ देश देखें, नाइजीरिया, कांगो, घाना, टोगो, यहाँ पर तकनीकी स्तर बहुत कम है। तकनीकी स्तर कम होने के कारण इनके पास पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। पर कैपिटा इनकम ही कम क्यों है? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी ही कम है। यह अन्य देशों की सहायता से अपनी तकनीकी का स्तर का विकास करते हैं और संसाधनों का दोहन करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के बहुत अधिक बड़े बड़े करोड़पति अफ्रीका पर जाकर जमीन खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका को खाने के लिए पैसे चाहिए और यहाँ थोड़े विकसित विकासशील देशों के लिए भूमि। इसी प्रकार देखा जाए कि अमेरिका का संसार में प्रभुत्व रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जीडीपी के साथ साथ अधिक कुशल श्रमिक भी हैं। वही कुशल श्रमिक किसी भी देश को विकसित करने में सहायता करते हैं। अब भाई कुशल श्रमिक क्यों होंगे? कुशल श्रमिक इसलिए होंगे क्योंकि उस देश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा। शिक्षा का स्तर अच्छा क्यों होगा? क्योंकि उस देश में स्वस्थ या हेल्थ का स्तर बहुत ही अच्छा होगा। उस देश ने सबसे अधिक हेल्थ पर इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो उस देश में अच्छे कुशल व्यक्ति हैं। कुशलता का उपयोग हो सकता है। मानव विकास के उत्पादन में नई तकनीकों का विकास होगा। अब यहाँ देखो, श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। यह एक बात की जाए कि श्रम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पादन ही कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है। अब कई बहुत अधिक उपभोक्तावादी भी लेबर होते हैं। तो इस प्रकार से वह वस्तुओं का इस प्रकार से दोहन करे कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। यह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही नहीं बल्कि उसका उपभोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। इसका मतलब यह है कि जितना किसी भी देश में संसाधनों का उत्पादन होगा, जितना प्रोडक्शन अधिक होगा, उतनी ही कंजप्शन भी बहुत अधिक होगी। और इस कंजप्शन को अपन क्या कह सकते हैं? इस कंजप्शन को कह सकते हैं कि यह कंजप्शन सतत विकास के रूप में की जानी चाहिए। अब मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक है कि मानव विकास को कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, कैसे मापा जा सकता है, इसका यह सूचकांक है। सूचकांक मतलब होता है डाटा। इसको मात्रात्मक रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा का स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि किसी भी देश की स्वास्थ्य फैसिलिटी क्या है, उस देश में क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वह देश स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है। उसी प्रकार शिक्षा,
जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना, जितना अच्छा स्वच्छता होगी उतनी ही अच्छी शिक्षा होगी, जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतनी ही अच्छी संसाधनों पर पहुंच। संसाधनों पर पहुंच कब होगी? जब टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी। टेक्नोलॉजी ज्यादा कब होगी? जब स्वच्छता या शिक्षा बहुत ही अच्छी होगी। के संदर्भ किया जाता है यह सूचकांक 0 से 1 के कुछ भी हो सकता है। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य किया जा सकता है। जिसका सूचकांक 900 के आसपास होता है वह बहुत ज्यादा उच्च रहता है, वह बहुत ज्यादा खुशहाल रहता है। इसमें 3 पक्षों को देखा जा सकता है। इसमें 3 पक्षों को देखा जाता है। पहला पक्ष है स्वस्थ, दूसरा पक्ष है शिक्षा, तीसरा संसाधनों पर पहुंच। मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवृद्ध करने की एक प्रक्रिया है। अब सबसे पहले अपन ये बात की जाए कि मानव विकास सूचकांक का आविष्कार पाकिस्तान के भूगोलवेत्ता एवं अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 से स्टार्ट किया गया। इसको यूएनडीपी इसको यूएनडीपी में ले जाने की मांग की गई और 1990 में ही यूएनडीपी द्वारा इसको अपना लिया गया। और यूएनडीपी हर साल मानव विकास सूचकांक की एक रिपोर्ट जारी करता है। इसमें देखा जाता है कि उस देश में शिक्षा की सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, उस देश में संसाधनों की पहुंच कितनी अच्छी। इन 3 साधनों को देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक जैसे कि देखा मैंने बताया स्वच्छ, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं किस में है, शिक्षा किस देश में अच्छी है, किस देश में संसाधनों तक पहुंच है। मतलब कि उस देश संसाधनों को कैसे निष्कासन कर रहा है, उसका कितना दोहन कर रहा है और कितना भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रख रहा है, इसको बोलेंगे संसाधनों तक पहुंच। यह क्रम 0 से 1 के स्कोर पर आधारित होता है जो किसी देश के मानव विकास सूचकांक का रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। यदि किसी देश का विकास 1 के पास है तो वह उच्च विकास माना जाता है। यदि किसी का पॉइंट 50 के आसपास है तो उसको मध्य विकास माना जाता है। यदि किसी देश का विकास पॉइंट 200 से कम है तो उस देश को निम्न विकास की श्रेणी में रखा जाता है। मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं? पहला है स्वस्थ, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। अब इसके बारे में अपन पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, एक बार और करते हैं। पहला है स्वस्थ। स्वस्थ का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय ही जीवन प्रत्याशा है जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। इसमें लाइन में यह कहा गया है कि जन्म के समय ही हेल्थ फैसिलिटी पता चल जाती है कि बच्चा 40 साल में ही मर जाएगा, जैसे कि अफ्रीका में खत्म हो जाते, कि बच्चा 70 साल जिएगा जैसे कि जापान में जीते हैं। यह सभी स्वस्थ सुविधा पहले ही पता चल जाती हैं। समय ही जीवन प्रत्याशा है जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। इसको तकनीकी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है जिसकी चर्चा अपन कर ही चुके हैं। सेकंड नंबर पर है शिक्षा लेवल में देखा जाए तो 18 से 60 वर्ष में प्रौढ़ साक्षरता को आधार माना जाता है। यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में 18 से 60 साल तक कितने लोग शिक्षित हैं। यदि 18 से 60 वर्ष तक उस देश में अधिकांश लोग 75 से यदि 80% लोग यदि कृषि कार्य कर रहे हैं तो उसको थोड़ा लोअर समाज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी सेक्टर में लगी होती है। यदि उस देश की जनसंख्या उद्योग में लगी है जैसे कि चीन 70 से 80%, तो उसको थोड़ा अच्छा विकासशील देश माना जा सकता है। और इसी देश की यदि 70 से 80% जनसंख्या थर्ड
टर्सरी या क्वार्टररी सेक्टर में कार्य कर रही, तो इसको विकसित देश माना जा सकता है। जैसे यूरोप के सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश, सिंगापुर, और इसी प्रकार से देखा जाए जापान आदि इस श्रेणी में आते हैं। अब तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। संसाधनों तक पहुंच से मतलब यह भी है कि लोग उस वस्तु को कितना खरीद पा रहे हैं। जैसे कि 100 रुपए की वस्तु है, इस 100 रुपए की वस्तु को उस देश के व्यक्ति या 50 व्यक्ति खरीद पा रहे हैं, 2 व्यक्ति खरीद पा रहे हैं, 20 व्यक्ति खरीद पा रहे हैं। यह उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। यदि 100 रुपए की वस्तु को 50 व्यक्ति खरीद पा रहे हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। यदि 100 रुपए की वस्तु को सिर्फ उस देश के 2 लोग ही खरीद पा रहे हैं तो अपन यह समझेंगे कि उस देश की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसलिए वह एक अविकसित देश है। सामर्थ्य का सूचक है। संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से यह अपन लोगों की क्रय शक्ति के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी क्या है? अब अपन इसके बारे, यूएनडीपी मानव 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को मापकर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अपन सिर्फ को यह समझना है कि यूएनडीपी क्या है। यूनाइटेड नेशन डेवलप्ड प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? यह है मानव विकास सूचकांक जिसको किसने विकसित किया था? जिसको महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। यह है मानव विकास सूचकांक प्लस गरीबी सूचकांक को प्रकाशित कर रहा है। यह एक इंटरनेशनल संस्था है यूएनडीपी। यह एक इंटरनेशनल संस्था है। यह कैसे काम करती है? यह मानव विकास क्या, जो अभी अपन ने पढ़ा, स्वस्थ, शिक्षा, संसाधनों पर पहुंच और गरीबी सूचकांक ये अलग विषय है कि किस देश में कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग अमीर है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों का गरीबी से मृत्यु हो रहा है। यह सभी सूचकांक की यूएनडीपी जारी करता है। नेक्स्ट, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश। अपन पढ़ेंगे इन देशों में सेवाओं जैसा कि मैंने बताया कि इन देशों में सबसे अधिक स्वस्थ हेल्थ एवं शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया था। इन देशों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया गया। जो सरकार इन पर अत्यधिक निवेश करेगी वह बहुत ज्यादा डेवलप होंगे किया जाता है, तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती। जिस देश में अधिक शिक्षा है उस देश में रूढ़ीपन नहीं पाया जाएगा, उस देश में जातिवाद ही नहीं पाया जाएगा, 2 जातियों के बीच झगड़ा भी नहीं पाया जाएगा। राजनीतिक उपद्रव मतलब होता है कि 2 पार्टियों के बीच नोकझोंक होना या 2 पार्टियों के बीच लड़ाई होना। जहां पर अधिक शिक्षा होगी वहां पर ये सभी गलत काम नहीं किए जाएंगे। बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं पाई जाती। बहुत अधिक सामाजिक विविधता का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के सभी लोग पाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सभी लोग हिंदू हैं तो इस पूरे क्षेत्र में हिंदू लोग पाए जाएंगे। इसको कहते हैं अपन क्षेत्रीय विविधता कम होना। क्षेत्रीय विविधता का मतलब अधिक है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, यहाँ पर 1000 प्रकार के समुदाय पाए जाएंगे। जब 1000 प्रकार के समुदाय पाए जाएंगे तो उनकी सोच भी अलग होगी, उनके धर्म भी अलग होंगे और उनकी विचारधारा भी अलग होगी, तो वह एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। यह विशेषता छोटे देशों में पाई जाती है जहां पर एक होमोजीनियस ही पूरी एक समानता ही जनसंख्या पाई जाती है। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग, कनाडा आदि आते हैं। क्यों? अब यही क्यों आते हैं? क्योंकि यह विकसित देश है, इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा
पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो इनकी जीडीपी भी बहुत अधिक है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश, अब कुछ बहुत ज्यादा स्तर के अच्छे देश हैं, बहुत अच्छे खुशहाली उनके पास, कुछ निम्न स्तर वाले देश हैं। निम्न स्तर में क्या होगा, निम्न स्तर में होगा इनका आकार बहुत बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा तो इनमें बहुत ज्यादा विविधता के लोग पाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू में भी बहुत ज्यादा जातियां पाई जाएंगी जो आपस में भेदभाव करेंगे, जो आपस में लड़ाई दंगे करेंगे, जो आपस में एक दूसरे को मारेंगे कूटेंगे। अधिक विविधता पाई, जहां पर अधिक विविधता पाई जाएगी वहां पर लड़ाई झगड़े। अब अधिक विविधता क्यों पाई जाएगी, इसका कारण क्या बनता है? इसके कारण बनते हैं इनकी विचारधाराएं। सभी धर्मों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। विकासशील देशों में, विकसित देशों में स्वास्थ्य और सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत अधिक निवेश किया जाता है, जबकि विकासशील देशों में समाज पर बहुत अधिक निवेश किया जाता है कि इनके धर्म पर बहुत अधिक निवेश किया जाएगा, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम काम किया जाता है। इन देशों में प्रतिरक्षा एवं ग्रह कलह शांत करने के लिए अधिक व्यय होता है। भाई मैं कह रहा हूं कि इन देशों में सेनाओं पर अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विविधता बहुत अधिक है, लोगों में लड़ाई झगड़े ना हो। यहाँ पर धर्म पर बहुत अधिक खर्च किया जाएगा, यहाँ पर सरकारी योजनाओं में बहुत अधिक खर्च किया जाएगा कि हिंदू को भी योजना मिलनी चाहिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख और जैन, पारसी, इन सभी को समानता के साथ सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि विविधता यहाँ पर बहुत अधिक है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होती है। भाई जब सरकार विभिन्न क्षेत्रों में इसका इन्वेस्ट करेगी तो आर्थिक विकास ही रुक जाएगा। आर्थिक विकास रुक जाएगा तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, क्यों? फिर उस देश की जीडीपी नकारात्मक हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल व बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। इन जैसे देशों में सामाजिक अस्थिरता होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, दो समाज एक दूसरे पर लड़ेंगे, अकाल आएगा। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, विविध प्रकार के लोग हैं, तो वह खाद्यान्न का अधिक कंजप्शन करेंगे तो उस देश में खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए विदेशों से मंगाया जाएगा। यदि यह पूर्ति नहीं की जा सकती वहां पर अकाल की प्राप्ति होगी। वह बीमारियों से दौर, अब यहाँ पर बहुत जनसंख्या है तो यहाँ पर मालिन बस्तियों का भी विकास होगा, मालिन बस्तियों मतलब गंदी बस्तियों का भी विकास होगा। इस प्रकार से यह गुजर रहे हैं। वैसे ही अपन जानते हैं कि जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर गंदगी भी ज्यादा होगी। इस प्रकार अपन ने देखा कि मानव विकास सूचकांक किस प्रकार मनुष्य के जीवन को बेहतर करता है और किस प्रकार मनुष्य तकनीकी के माध्यम से या मनुष्य स्वस्थ शिक्षा के माध्यम से एक आदि मानव से एक आधुनिक मनुष्य बनता जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। और इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से फ्यूकी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से तैयार कर दीजिएगा। धन्यवाद।